हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासेस। क्लास हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे अपने चैप्टर के बारे में। चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि हम बात कर रहे हैं सेल के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने समझा था यहाँ पर कि जो फंडामेंटल यूनिट है वो क्या होती है, और किसी भी जीव की या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो फंडामेंटल यूनिट है वो क्या है। हमारा आंसर आया था वो सेल है। अब अगर आपको प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा चीजें याद होंगी तो हमने कुछ चीजें यहाँ पे डिस्कस की थी। मैं जल्दी से रिवाइज कर लेती हूँ। हमने स्टार्ट किया था अपना टॉपिक जो है फंडामेंटल यूनिट से। तो हमने कहा कि कोई भी चीज है उसके निर्माण की जो शुरुआत होती है, ठीक है, तो शुरुआत क्या होगी, किसी एक पॉइंट से होगी। किसी एक पॉइंट को जो स्टार्ट करता है और उसको रिपीट हो करके उस चीज का निर्माण होता है। जैसे हमने एक दीवार का एग्जांपल लिया कि जब भी किसी एक दीवार को बनाते हैं, किसी एक वॉल को बनाते हैं, तो स्टार्ट कहाँ से किया जाता है, एक सिंगल ब्रिक से किया जाता है, एक ईंट से किया जाता है। अब उस ईंट को रिपीट करके, मतलब वैसे ही और ईंट जो है उनको रिपीट करके पूरी एक दीवार बन जाती है। तो हमने कहा कि उस दीवार की जो यूनिट है वो एक ईंट है, ठीक है, जिसको हमने रखा है। ऐसे ही हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, वो भी किसी चीज से मिलकर के बनी होगी। और वो सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट है जिसको रिपीट करके हमारी पूरी बॉडी बनी है, उसको हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो हमने कहा कि जो हमारी बॉडी जो बनी होती है वो सेल से मिलकर के बनी होती है। कैसे हमने समझा था, एग्जाम्पल हमने लिया था रिप्रोडक्शन का, प्रजनन का। और हमने कहा था कि जब प्रजनन में हम फर्टिलाइजेशन पढ़ते हैं, आपने क्लास 8th में रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा है, आपने क्लास 7th में भी पढ़ा है। तो देखो फर्टिलाइजेशन तो सेम ही हम कहते हैं। अगर डेफिनेशन की बात करें, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स यानी कि युग्मकों का संलयन जो है वो फर्टिलाइजेशन होगा। अब हमने कहा कि फर्टिलाइजेशन में जब दो गैमीट होते हैं, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, ये फ्यूज होकर के एक सिंगल सेल यानी कि दो कोशिकाएं मिल करके संलयित होकर के एक सिंगल सेल बनाती हैं, और इसको हम कहते हैं जाइगोट। अब अगर हम ह्यूमन की बात करें, या चलो पहले ह्यूमन की बात करते हैं, तो हमने यही तो बोला कि यही जाइगोट डेवलप हो गई एक से दो सेल, ठीक है, दो से चार, और ऐसे चार से आठ, ऐसे कर करके बहुत सारी सेल्स यहाँ पे बनाता है, और तब जा करके हमारी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो देखो हमने क्या बोला है, जाइगोट था, जाइगोट ने कुछ सेल्स बनाई, ठीक है, बहुत सारी यहाँ पे डिवीजन हो रहे हैं और सेल्स यहाँ पे बन जाती हैं। तो एक सेल से बहुत सारी कोशिकाएं बनती हैं, ठीक है, और वो जो कोशिका है वो जाइगोट है। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ है, अगर हम बात करें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की, जब भी कोई जीव जो है वो अपनी माता के गर्भ में रहता है, अपनी मदर के वूम में जो रहता है, तो उसके डेवलपमेंटल प्रोसीजर जो होता है वो कुछ ऐसा ही होता है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि रिवीजन है। हमने कहा था जाइगोट से एक से दो, दो से चार, चार से आठ, और ऐसे बहुत सारी क्या बन गई हैं, बहुत सारी सेल्स बन गई हैं। ये सेल्स क्या करते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। जैसे एक ग्रुप ये बना है, जैसे कि एक ग्रुप ये बना है, जैसे कि एक ग्रुप ये बन जाता है। ये सेल्स क्या कर लेते हैं, ग्रुप बना लेती हैं। अब ग्रुप का मतलब क्या है कि इस ग्रुप में जितनी भी कोशिकाएं होंगी वो सब मिल करके एक ही काम को करेंगे। उनका जो एम होगा वो एक सिंगल टास्क होगा कि इस टास्क को हमें हमें मिल करके पूरा करना है। सेम और ग्रुप में भी होगा। तो अभी ये जाइगोट था तो हमने इसको बोला सेल, ठीक है, ये सेल है। जब सेल्स का जो ग्रुप है वो बन जाता है तो उसको हम नाम देते हैं टिश्यू या ऊतक। आपको याद होगा हमने ऊतक की बात की थी। अब सेम जैसे सेल्स ने क्या किया था, ग्रुप बनाया था, वैसे टिश्यू भी ग्रुप बनाते हैं। तो जैसे कि ये जो जितने भी आपके ग्रुप हैं, जितने भी आपके टिश्यू हैं, जैसे ये एक टिश्यू है, ये एक टिश्यू है, ये एक टिश्यू है, तो इन्होंने मिल करके एक ग्रुप बना दिया है। और अब ये क्या करते हैं, ये ऑर्गन या अंग का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग अंग मिलकर के क्या बना लेते हैं, ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर में क्या लिया था आपने, डाइजेस्टिव सिस्टम लिया था एग्जाम्पल, ऑर्गन सिस्टम। तो सम अप करो, अगर हम सम अप करें तो हमने बोला ऑर्गन सिस्टम, ऐसे बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, हमारी पूरी बॉडी का निर्माण होता है। जैसे एग्जांपल लिया था हमने, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। ये सारे हमारे सिस्टम आते हैं, ठीक है, और इनसे मिलकर के हमारा पूरा शरीर बनता है। तो लो फाइनली हमारे पास पूरा शरीर बन गया है। ये हमारा पूरा शरीर है। अगर मैं बोलूँ इस शरीर के निर्माण की शुरुआत कहाँ से हुई थी, क्योंकि यहाँ से हुई थी, एक सिंगल सेल से हुई थी।
ये जो जाइगोट है, अब आप ये नहीं बोलेंगे कि यहाँ से हुई थी। देखो सिंगल, ये एक सिंगल जो सेल है, ये एक सिंगल जो गैमेट है, ये भी पूरी बॉडी को नहीं बना सकता है, चाहे वो मेल गैमेट हो या फीमेल गैमेट हो। एक सिंगल ये गैमेट है, चाहे मेल है फीमेल है, ये भी क्या कर देगा, पूरी बॉडी को नहीं बना सकता है। बॉडी जो है, पूरा जो नया जीव है, उसके निर्माण की शुरुआत होती कब है, जब जाइगोट बनता है। जब ये दोनों क्या होते हैं, एक साथ आते हैं, तब जाकर के नए जीव के निर्माण की शुरुआत होती है। अगर ये सेपरेट रह गया है, फॉर एग्जाम्पल फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, तो क्या नया जीव बनेगा, क्या प्रेगनेंसी क्रिएट होगी, नहीं होगी। कब होगी, जब ये दोनों जीव क्या होते हैं, सनलाइट होते हैं, फ्यूज होते हैं। जब ये दोनों जो सेल्स हैं, ये क्या हो जाती हैं, एक हो जाती हैं, तो जाइगोट बनता है। तो हमने कहा जाइगोट से पूरे जीव के निर्माण की शुरुआत हुई है। आप, हम या कोई भी जो जीव है, उसकी जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है वो यही रही है, ठीक है, वो यही होगी। तो हमने बात की है, मैंने बोला कि हमारी बॉडी या हमारे शरीर के निर्माण की या फॉर्मेशन की जो शुरुआत हुई है, वो कहाँ से हुई है, आपने कहा वो जाइगोट से हुई है। जाइगोट क्या था, एक सिंगल सेल थी, एक सिंगल सेल यानी कि एक ही कोशिका थी। एक ही कोशिका से बहुत सारी कोशिकाएं बनी, उन्हीं से ऊतक बने, उन्हीं से अंग बने, उन्हीं से अंग तंत्र बने, उन्हीं से पूरा शरीर बना है। तो मैंने कहा कि हमारा जो शरीर है, ये कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये सभी के लिए अप्लाई होता है। ये सिर्फ हम ह्यूमन की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, प्लांट के एस्पेक्ट में भी बात करते हैं। प्लांट के एस्पेक्ट में भी यही होता है कि एक सिंगल सेल होती है जाइगोट, फिर उस जाइगोट में क्या होता है, डेवलपमेंटल प्रोसेस आप देखते हैं, धीरे धीरे उसमें क्या बनता है, अपने का सीड का फॉर्मेशन होता है, बीज का निर्माण होता है, फाइनली जो है वो बीज का निर्माण होता है, ठीक है। अब देखो ह्यूमन में अलग होगा, ठीक है, जो डेवलपमेंटल प्रोसीजर है, और प्लांट्स में अलग होगा, लेकिन स्टार्ट जो हुआ है वो आपने का एक सेल से ही हुआ है। जो मनुष्य के निर्माण की शुरुआत हुई है वो भी एक सेल से हुई है, और जो वो बीज बना है उसके निर्माण की जो शुरुआत हुई है वो भी एक सेल से हुई है। तो जाइगोट्स में क्या हुए, डेवलपमेंट हुए। आपने देखा होगा जब हमने प्लांट्स में पढ़ा था, तो प्लांट्स में कैसे बोला था कि जब जाइगोट होता है तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है यहाँ पे, ठीक है, ये जाइगोट बन गया है ये। अब इस जाइगोट में क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ पे डेवलपमेंट होगा, और इससे क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। जब भ्रूण बन जाता है तो ये बाहर की जो कवरिंग है ये बीज बन जाती है, और अंदर इसके क्या रहता है, भ्रूण रहता है। जब आप इस बीज को बोएंगे तब आपको नया पौधा यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो हमने कहा कि जब नया पौधा बना है तो हुआ है, नए पौधे का निर्माण हुआ है। कहाँ से शुरुआत हुई थी, यहाँ से शुरुआत हुई थी। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। संरचनात्मक रूप से ये क्या, एक इकाई है। यहाँ पे हमारा जो निर्माण हुआ है एक सिंगल सेल से हुआ है, और ये सेल रिपीट होती जाती हैं, रिपीट ही तो हुई है। ये सेल रिपीट हुई है तभी तो आपने कहा ऊतक बने हैं, ये सेल और रिपीट हुई है तभी तो बहुत सारे अलग अलग ऊतक बने, और अलग अलग ऊतकों से अलग अलग अंग बने, फिर अलग अलग ऑर्गन सिस्टम बने हैं। मतलब सेल रिपीट हो रही है, मतलब सेल डिवाइड हो रही है, और तब जाकर के यहाँ पे टिश्यू, ऑर्गन और पूरी बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो चलो, यहाँ तक की बात क्लियर है। हमने ये तो देख लिया था कि ये स्ट्रक्चरल यूनिट है, कौन, सेल। अब आते हैं फंक्शनल यूनिट पे। देखो, कार्यात्मक या क्रियात्मक इकाई भी इसको कहते हैं, क्योंकि आपने बोला कि सेल जो है, सेल में सेलुलर लेवल पे सारी प्रोसेस यहाँ पर चल रही हैं। जैसे कि डाइजेशन जो हो रहा है तो उसमें वो भी सेलुलर लेवल पे होगा, रेस्पिरेशन जो हो रहा है वो भी सेलुलर लेवल पे होगा, एक्सक्रीशन जो हो रहा है वो भी सेलुलर लेवल पे होगा। तो देखो होगा क्या, चलो ये तो ठीक है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल की हमने बात कर ली है। अब हमने बोला हम आगे चल करके ये भी देखेंगे कि सेल जो है वो अलग अलग चीज़ों से मिलकर के बनी है। सेल के कंपोनेंट्स के बारे में हम बात करेंगे। सेल को ही क्यों हम सबसे छोटी यूनिट कहते हैं, क्योंकि सेल ही वो सबसे छोटी यूनिट है जो लिविंग कहलाएगी, जो जीवित कहलाती है। जैसे जैसे कि हम टाइप्स ऑफ सेल जब पढ़ेंगे तो हम कहते हैं कि कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें सिर्फ एक कोशिका होती है। अब एग्जाम्पल बताओ वो कौन सी जीव होते हैं। आपने अगेन हम उस वहीं आएंगे रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर पे, और आपने वहां पर एक नाम पढ़ा है, इसका नाम है अमीबा। अमीबा में हमने बोला था कि अमीबा की कोई फिक्स शेप नहीं होती है, कोई निश्चित आकार नहीं होता है। अमीबा जो है वो एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, यानी कि अमीबा सिर्फ एक ही कोशिका से मिलकर के बना है। यानी कि अगर मैं बोलूँ कि एक सिंगल सेल है, ये बस एक सेल है, एक ही सेल है ये, इसका क्या अस्तित्व होगा, यस इसका अस्तित्व होगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि सेल के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि सेल के अंदर हमारा डीएनए होता है। डीएनए सबको पता है, मैंने और पार्ट्स के नाम नहीं बोले क्योंकि अभी तक वो हमने पढ़े नहीं है, बट डीएनए तो सभी को पता होगा, ठीक है। मैंने कहा डीएनए, सेल के अंदर हमारा डीएनए। अब मैं डीएनए को अलग निकाल दूं, सिर्फ और सिर्फ डीएनए, ठीक है,
ये जो है ये सेल के अंदर है, ये डीएनए। अब मैंने इसको बाहर निकाल दिया, ये देखो। अब क्या इसका अपना अस्तित्व होगा? या फिर मैंने बोला कि एक सिर्फ ये वाली लेयर रखते हैं, ये वाली लेयर, और मैंने कहा क्या इस वाली लेयर को हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। क्या सिर्फ और सिर्फ इस मेम्ब्रेन का अस्तित्व होगा? नहीं होगा। अस्तित्व किसका होगा? जो सबसे छोटी यूनिट है वो है सेल। वो चाहे अकेले हो तो भी वो क्या कहलाएगी? तो भी वो लिविंग कहलाएगी। और चाहे वो बहुत सारे सेल्स में कन्वर्ट हो करके पूरे शरीर का निर्माण करती है तो भी वो क्या कहलाएगी? लिविंग कहलाएगी। तो यहाँ तक की बातों से इतना तो कंप्लीट हो गया होगा, इतना तो क्लियर हो गया होगा कि सेल जो है वही हमारे शरीर के सारे जितने भी जीव हैं, वो चाहे ह्यूमन हो, चाहे वो अदर एनिमल्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हम बात करते हैं किसकी? किसकी बात करते हैं बताओ? सूक्ष्म जीवों की, जिनको हम देख नहीं पाते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, अगर मैं उनको कैटेगराइज करूं तो हम कहते हैं मोनेरा, इसमें आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। प्रोटिस्टा, ये माइक्रो मैक्रो दोनों इसमें आपको दिख सकते हैं। फंजाई, जो फंगस होती है, जो मशरूम होती है। प्लांटी, जो प्लांट्स होते हैं। एनिमेलिया, सारे जो एनिमल्स होते हैं। अब देखो जितने भी जीव हैं वो सारे इन 5 ग्रुप के अंदर आते हैं। ये आप जब डाइवर्सिटी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो मोनेरा में हम बात करते हैं सूक्ष्म जीव, जैसे कि हम बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं, यहाँ भी हम इन जीवों के बारे में बात करते हैं। आपने कहा ये सभी मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, जितने भी जीव मिल रहे हैं, जितने भी पादप मिल रहे हैं, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल रहे हैं, सारे ही क्या बने होते हैं? कोशिका से मिल करके बने होते हैं। लिविंग की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ तक की बात हो गई है। अब सेल का इंट्रोडक्शन तो हमने कर लिया है, हमें समझ में आ गया है। चलो सेल का जो इंट्रोडक्शन है वो तो हमने कर लिया है। यहाँ तक की बात में अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अब आपके पास आएंगे कुछ इम्पोर्टेंट चीजें, वो है डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल से रिलेटेड कुछ डिस्कवरी हैं जो पूछी जाती हैं आपसे, और अभी नहीं, सिर्फ इसी क्लास में नहीं बल्कि आगे भी पूछी जाएंगे, हमेशा पूछी जाएंगे। जनरल साइंस का भी पार्ट होती हैं ये सारे जो क्वेश्चन होते हैं। कोशिका की खोज किसने की? कोशिका के अंदर जो अलग अलग जो घटक होते हैं उनकी खोज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की, इस बारे में। देखो एक साइंटिस्ट हुए हैं, इनका नाम है रॉबर्ट हुक। 1665 की बात है, 1665 की बात है। अब ये क्या कर रहे थे, यहाँ पर जो कॉर्क स्लाइस है, कॉर्क स्लाइस जानते हो? जैसे पेड़ होता है, पेड़ के जो छिलके होते हैं, जो स्किन होती है, मोटी स्किन जो होती है, जो ऐसी निकल जाती है, उसको आप हाथ से भी निकालोगे। जैसे चीड़ में आपने देखा होगा, चीड़ की बहुत निकलती है, स्किन निकलती है, तो वो जो कॉर्क स्लाइस है उन्होंने वो निकाली। और जब उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा तो अच्छा, उस टाइम पे उन्होंने ना खुद ही माइक्रोस्कोप बनाया था। सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप की बात है, उन्होंने खुद ही अपना माइक्रोस्कोप बनाया था। और उन्होंने जब माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्हें कुछ ऐसे कंपार्टमेंट मिले। कंपार्टमेंट मतलब रूम। ऐसे मिले, ठीक है। समझ गए आपकी कैसा स्ट्रक्चर मिला है। ये जो कंपार्टमेंट थे, इन्होंने कहा कि ये छोटे छोटे रूम लाइक स्ट्रक्चर थे, जैसे छोटे छोटे रूम्स होते हैं वैसे ये छोटे छोटे रूम्स थे, छोटे छोटे कंपार्टमेंट थे। और इन्होंने इन्हें कहा है सेला। क्या नाम दिया? सेल। एक्चुअली में ये सेल है। सबसे पहले डिस्कवरी जो है वो रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। उन्होंने देखा था कि छोटे छोटे कंपार्टमेंट हैं और ये रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। और रिपीट होकर के पूरे कॉर्क स्लाइस का फॉर्मेशन करे। फॉर एग्जांपल ये एक कॉर्क स्लाइस है। अब उन्होंने देखा ये जो पूरी कॉर्क स्लाइस बनी है ये कैसे बनी है? ऐसे कंपार्टमेंट के रिपीट होने से बनी है, ठीक है। तो जब ये रिपीट होता है तो ये पूरा स्ट्रक्चर बनाता है। जैसे कि स्वेटर बुनते हैं, अब जब हम स्वेटर बुनते हैं तो जो धागे होते हैं, तो धागों का डिजाइन होता है, जैसे 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन ऐसे कर करके पूरा स्वेटर बन जाता है। तो कुछ वैसा ही उन्हें दिखा कि पूरी जो कॉर्क स्लाइस है ये ऐसे स्ट्रक्चर से मिलकर के बनी है, ऐसे कंपार्टमेंट से मिलकर के बनी है, जिन्हें उन्होंने क्या नाम दिया है? सेला नाम दिया है, ठीक है। अब ये चीज हो गई है, पहले इसको पढ़ ले हम एक बार।
तो हमने बोला रॉबर्ट हुक इन 1665 ऑब्जर्व्ड अ डेड सेल व्हिच इज रिजेम्बल्ड honeycomb like a structure in cork come from a bark of a tree. He called these boxes cells. He published what he observed under his self-designed microscope in his book Micrographia. इस पैराग्राफ में यही बोला गया है। ठीक है, इस पैराग्राफ में यही बोला गया है कि जो यहाँ पे रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने कॉर्क स्लाइस को जब देखा अपने माइक्रोस्कोप में, तो उन्हें दिखा कि छोटे छोटे कंपार्टमेंट से यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें उन्होंने सेल नाम दिया। तो उन्होंने बोला रॉबर्ट हुक 1665 ने कॉर्क यानी कि पेड़ की जो छाल होती है में मधुकोश जैसी संरचनाओं वाली, मधुकोश मतलब आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा है, कुछ ऐसा ही तो स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ही रिपीटेड कंपार्टमेंट बनाते हैं वो। तो उन्होंने मधुमक्खी के छत्ते जैसे बॉक्सेस देखे, जिन्हें क्या कहा जाता है, छोटे रूम कहा जाता है, या फिर जिन्हें कंपार्टमेंट कहा जाता है। तो उन्होंने क्या किया, मधुकोश जैसी संरचनाओं वाले एक मृत कोशिका का अवलोकन किया। मृत कोशिका बाद में डिस्कस करेंगे, बाद में यानी कि नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। उन्होंने इन संरचनाओं को कोशिकाएं नाम दिया। उन्होंने अपने स्वयं के द्वारा डिजाइन किए गए सूक्ष्मदर्शी से जो देखा, अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में प्रकाशित किया। तो ये तो है रॉबर्ट हुक की डिस्कवरी। अब होता यह है, देखो, जो आपने पेड़ की छाल देखी होगी, जो हम कह रहे हैं कि वो खुद भी निकल जाती है, आप ऐसे खींचोगे तो भी आपको निकल जाएंगी। एक्चुअली में वो क्या हो चुकी है, डेड हो चुकी है। जैसे प्लांट है, प्लांट लिविंग है, ठीक है, ये तो हमने पढ़ा है, पर प्लांट लिविंग है, प्लांट जो है वो सजीव है। अच्छा, पेड़ सजीव कब तक होता है, जब तक वो हरा भरा है। आपने देखा होगा कई बहुत बूढ़े जो पेड़ होते हैं वो सूख जाते हैं, पूरे के पूरे सूख हैं, उनमें एक भी पत्ती नहीं आती है, कोई फूल कोई फल नहीं आता, वो पूरे के पूरे सूख चुके हैं, मतलब वो डेड हो चुके हैं, वो लिविंग नहीं है। ठीक है, ऐसे ही पेड़ की जो छाल होती है, आप हायर क्लासेस में जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जैसे पेड़ की छाल होती है तो क्या होता है, अंदर से जो है वो नई सेल्स बनती रहती हैं। ठीक है, अंदर से नई सेल्स बनेंगी। अब ये नई सेल है, ठीक है, धीरे धीरे पेड़ की एज बढ़ती है, पेड़ जो है उसकी चौड़ाई, तने की जो चौड़ाई है या मोटाई है वो बढ़ती जाती है। अब क्या होगा, ये इधर की ओर आएगा, ये इधर की ओर आएगा, जैसे जैसे ये बाहर की ओर आते हैं, जैसे जैसे ये बाहर की ओर आ गए, जैसे ये आ गया है, ठीक है, तो अब क्या हो जाते हैं, ये धीरे धीरे डेड होने लगते हैं और यहाँ पर नई जो सेल्स है वो बनने लगते हैं। तो अब ये डेड हो चुके हैं, बाहर की जो छाल है वो डेड हो चुकी है। तो अब क्या है, ये बाहर की जो छाल है वो डेड होने लगी है, वो डेड हो जाती है। एक्चुअली में जो रॉबर्ट हुक ने जो कॉर्क स्लाइस देखी थी वो डेड हो चुकी थी, और उसमें जो जो उसकी जो सेल थी वो कैसी थी, यहाँ पे कैसी थी, वो डेड सेल थी। ठीक है, उन्होंने सेल तो डिस्कवर की है, लेकिन कौन सी सेल की है, डेड सेल डिस्कवर की है, यानी कि वो डेड सेल थी, वो लिविंग नहीं थी उस टाइम पे, क्योंकि वो छाल निकल गई है। अब हुआ क्या, यहाँ पे एक और साइंटिस्ट आते हैं, कोर्स आएंगे तभी तो हम सेल पढ़ रहे हैं। ठीक है, इनका नाम है एंटोन वैन ल्यूवेनहुक। 1674 की बात है। वॉज द फर्स्ट टू ऑब्जर्व लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर। अब क्या हुआ, जो यहाँ पे ल्यूवेनहुक थे, एवी ल्यूवेनहुक इन्हें शॉर्ट में कहते हैं, एंटोन वैन ल्यूवेनहुक इनका पूरा नाम है। अब ये क्या कर रहे थे, इन्होंने पॉन्ड का वाटर लिया है, ठीक है, और पॉन्ड का यानी कि तालाब का जो पानी होता है, और जब इन्होंने तालाब के पानी को ऑब्जर्व किया यहाँ पे, तो उन्होंने वहां पर सेल्स देखी, जो ऐसे कंपार्टमेंट्स होते, तो उन्होंने यहाँ पे क्या देखे, सेल लाइक स्ट्रक्चर देखे, और उन्होंने ये भी देखा कि उनमें मूवमेंट हो रही है। अब देखो, पानी में तो अपने का बहुत सारे जीव रहे होंगे, बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स रहे होंगे, बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक एनिमल रहे होंगे। देखो, जो बड़े जीव है उनमें हम सेल तो नहीं देख पाएंगे। अब जैसे मैं हूँ, तो क्या आप मेरी एक सिंगल सेल को देख पाएंगे, मेरी तो बहुत बहुत छोटी है, बहुत माइक्रोस्कोपिक होगी। तो वैसे ही जो माइक्रोस्कोप में उन्हें संरचनाएं दिखी थी, हो सकता है वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म रहे होंगे, एक कोशिकीय जीव रहे होंगे, तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर उन्हें दिखाई दी और उनमें मूवमेंट उन्हें दिखाई दी। उन्होंने जो यहाँ पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, स्पर्मेटोजोआ उन्होंने वहां पर देखे, ठीक है, और इसीलिए कहा जाता है कि एंटोन वैन ल्यूवेनहुक ने सबसे पहले क्या की है, यहाँ पे लिविंग सेल यानी कि जीवित कोशिका की खोज की है। तो जीवित कोशिका को देखने वाले सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे वो ल्यूवेनहुक थे। अब देखो, क्वेश्चन कैसे आते हैं वो समझना जरूरी है। अगर सिंपल सा क्वेश्चन आए,
सिंपल सा क्वेश्चन आए कि कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी, तो आप जाएंगे रॉबर्ट हुक पे कि कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी। अगर क्वेश्चन आए कि जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी, तो आप कहेंगे एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक तालाब के पानी में जीवित कोशिकाओं को देखने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। तो लिविंग सेल जो है यानी कि जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की है, ल्यूवेनहुक ने की है। ठीक है, क्लियर है इतना, कोई कंफ्यूजन नहीं है। रॉबर्ट हुक डेड सेल, ल्यूवेनहुक लिविंग सेल। अब आ जाओ आगे, ये नाम जो है वो आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। जैसे कि न्यूक्लियस क्या होता है, जैसे कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, इसके बारे में आप देखेंगे। आपने कहा एक और साइंटिस्ट है रॉबर्ट ब्राउन, 1831 की बात है, डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। इन्होंने क्या डिस्कवर किया है, न्यूक्लियस डिस्कवर किया। ध्यान में रखना, रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन में कंफ्यूज नहीं होना, दोनों अलग अलग है, ठीक है, नाम अलग अलग है। तो इन्होंने सेल में न्यूक्लियस देखा, यानी कि अगर मैं बोलूँ एक ये सेल है, ठीक है, ये सेल है और सेल के अंदर ये एक सेंटर पॉइंट आता है, इसको नाम दिया जाता है न्यूक्लियस। इसकी खोज सबसे पहले किसने की है, रॉबर्ट ब्राउन ने की है। न्यूक्लियस के बारे में हम बात करेंगे, न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस की इंपॉर्टेंस क्या होती है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, ये सारी चीजें हम समझेंगे। ठीक है, तो अगला जो पॉइंट है वो कहता है ये रॉबर्ट ब्राउन ने नाभिक की खोज की थी। नेक्स्ट है रुडार्जिन, 1835 में डिस्कवर अ लिविंग सेमी फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ सेल्स एंड नेम सैडफूड। चलो ये वाली लाइन अभी रहने दो, हम बेसिक सी चीजें समझेंगे। नेक्स्ट पे आओ, जेई पुरकिंजे, 1839 में यूज द टर्म प्रोटोप्लाज्म फॉर अ सैरकोज, इट इज अ लिविंग मैटर प्रेजेंट इनसाइड द सेल्स एंड हग्सले कॉल्ड अ प्रोटोप्लाज्म द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। यानी कि हमने बोला पुरकिंजे ने क्या किया है, प्रोटोप्लाज्म शब्द, यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म की खोज की, उन्होंने प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया है। ये कोशिका के अंदर मौजूद सजीव पदार्थ है। प्रोटोप्लाज्म एक्चुअली में क्या है, सेल के अंदर का लिक्विड है, जो कैसा लिक्विड है, आपने कहा सजीव पदार्थ होता है। हक्सले ने प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार कहा है। तो बस इतना याद रखना कि पुरकिंजे ने जो है वो प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया है। क्या होता है प्रोटोप्लाज्म, जब सेल के बारे में बात करेंगे तो सारे शब्दों को आप समझेंगे कि नाभिक क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है, सारी चीजें। बस अभी डिस्कवरी पे आप ध्यान देंगे, ठीक है। रोडोल्फ वर्च्यू, जर्मन पैथोलॉजिस्ट, एस्टैब्लिश द ऑल क्लासेस अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ओमनिस सेलुला। रोडोल्फ वर्च्यू ने क्या दिया है, सेल थ्योरी यहाँ पर दी है। तो आगे आओ, एक चार्ट आपके पास आता है जहाँ पर आप चीजों को समझते हैं, जैसे कि 65 में रॉबर्ट हुक, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन, 1838 एंड 39 में आप थियोडोर स्वान की बात कर, मैथियास शेल्डन एंड थियोडोर स्वान दोनों की बात करते हैं। ये मैथियास शेल्डन है एंड ये थियोडोर स्वान है। डिस्कस करेंगे दोनों ने क्या क्या चीजें डिस्कवर की हैं, ठीक है, ये नोट है, इसको पढ़ेंगे। 1940 में आपने कहा वेल्डमेयर जॉर्किंग ने क्या किया है, इन्वेंटेड अ इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप, इन्होंने इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप यहाँ पे देखा है। एंटोन वन ल्यूवेनहुक 1674 में, 1839 में पुरकिंजे, 1955 में आप रुडोल्फ वर्च्यू की बात करते हैं। तो पहले तो ये नोट करो, जो जो आपको यहाँ पे खोज मिली है, नोट जो है वो अभी रहने देंगे क्योंकि नोट को हम डिस्कस करेंगे। 2 नोट आपके पास आते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे, उसमें क्या क्या चीजें आपको दिखाई गई हैं। पूरा नोट नहीं करना है, बस ये देखना है कि रॉबर्ट हुक जो है उन्होंने 1665 में क्या डिस्कवर किया है, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया है, तो साइंटिस्ट का नाम जो यहाँ पे सन आपको दिखाया गया है और उनकी डिस्कवरी क्या है, 3 चीजें आपको यहाँ पे नोट करनी है, जल्दी से कर लेंगे। चलिए, तो रॉबर्ट हुक के बारे में तो हमने कर ली है। क्या है ये, इंग्लिश बॉटनिस्ट थे, डिस्कवर्ड सेल इन कॉर्क स्लाइस, द टर्म सेल वाज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड सेला। तो रॉबर्ट हुक जो है वो बॉटनिस्ट हैं और उन्होंने कॉर्क स्लाइस पे एक्सपेरिमेंट किया है। उन्होंने यहाँ पर जो सेल को नाम दिया है वो एक लैटिन वर्ड है, लैटिन में इसको सेला कहते हैं। सेला का मतलब होता है अ लिटिल रूम, यानी कि छोटा रूम। ही एक्सप्लेन्ड हिज ऑब्जर्वेशन इन हिज बुक नेमली अ माइक्रोग्राफिया। इन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट अपनी बुक में यहाँ पे पब्लिश किया है। ही फाउंड द रिजिड सेल वॉल ऑफ डेड सेल। सो इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, रिजिड सेल वॉल को डिस्कवर किया है, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन आप जानते हैं ये बॉटनिस्ट थे, इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी यहाँ पे की है। देखो मैथियास शेल्डन एंड थियोडोर स्वान पे आते हैं। मैथियास शेल्डन जो है वो बॉटनिस्ट है थे,
एंड थियोडोर श्वान जो है वो जूलॉजिस्ट थे। तो बॉटनिस्ट समझते हैं, जो प्लांट्स की स्टडी करते हैं, जूलॉजिस्ट जो एनिमल की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने सेल थ्योरी यहाँ पर दी थी। एक्चुअली में दोनों ने देखा, दोनों एक प्लांट पे एक एनिमल पे डिस्कवरी कर रहा था, दोनों ने देखा कि दोनों में सेल पाई जा रही है, ठीक है। इन्होंने सेल थ्योरी दी थी। द सेल थ्योरी डिनोट्स दैट द ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंसिस्ट ऑफ अ सेल्स एंड दैट सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इन्होंने क्या बोला, जो प्लांट और एनिमल हैं ये सभी सेल से मिलकर के बने होते हैं, और सेल ही क्या है यहाँ पर बेसिक यूनिट है लाइफ की। दूसरी बात इन्होंने बोली कि जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है, यानी कि सेल वॉल उसमें पाए जाते हैं। नोट क्या है, थियोडोर श्वान के बारे में यहाँ पर नोट है। ये जूलॉजिस्ट थे, वाज द फर्स्ट टू ऑब्जर्व सेल हैव अ थिन आउटर लेयर व्हिच वी नाउ कॉल्ड एज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो थियोडोर श्वान थे, इन्होंने सबसे पहले क्या देखा, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखा था, ठीक है। तो कंप्लीट हो गई बात। अब आते हैं यहाँ पे एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने, इन्होंने यहाँ पर क्या किया था, जो लिविंग सेल्स थी यहाँ पे या फ्री लिविंग सेल्स को पॉन्ड वाटर में यहाँ पे स्टडी किया था और डिस्कवर किया था। पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म जो शब्द है वो दिया था। प्रोटोप्लाज्म जो है वो सेल के अंदर का एक लिक्विड होता है। एक और साइंटिस्ट आते हैं रुडोल्फ वर्च्यू, उन्होंने सेल थ्योरी में अपने एक पॉइंट दिया था। सेल थ्योरी पढ़ेंगे अभी, सेल थ्योरी के 2 से 3 पॉइंट्स है वो हम पढ़ेंगे। तो सेल थ्योरी वैसे मैथियास शेल्डन एंड थियोडोर श्वान ने दिया था, उसमें एक पॉइंट रुडोल्फ वर्च्यू का भी था। इन्होंने कहा था कि जो नई सेल्स बन रही हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती हैं, यानी कि जो पहले से सेल है उन्हीं से नई सेल यहाँ पे बनती है, ठीक है। तो इन्होंने अपनी लैंग्वेज में इस शब्द इस लाइन को कैसे कहा था, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, यानी कि जो नई सेल बन रही हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से यहाँ पे बनती हैं। तो यह है सेल डिस्कवरी के बारे में। देखो ये नोट कर लेना, एक बार में याद नहीं होता है, किसी को नहीं होगा, आपको बस रिवाइज करना पड़ेगा, 2 से 3 बार रिवाइज करेंगे तो कुछ चीजें यहाँ पे आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। ये नोट कर लेंगे और घर से इसको रिवाइज करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।